थोड़ा आसमान है आसमान ठीक है, साफ थोड़ी ठीक है। क्या होगा ना मस्जिद दिया जाएगी। ये तो महज एक प्रोग्राम है, लेकिन आप इसके मूल में जाइए, जैसे कितनी अच्छी और ऊंची धारणा नहीं है। वैसे आप प्री निकाले होंगे, मेंस की परीक्षा भी दिए होंगे, लेकिन और कामयाबी की तरफ आगे बढ़े, यही हम लोग चाहते हैं, यही हम लोगों की शुभकामनाएं हैं सब लड़कों के साथ। इसी के साथ आप लोगों की बहुत बहुत शुभकामनाएं। जो इस बार मेंस की परीक्षा दे रहे हैं उनको बहुत बहुत मुबारकबाद। अस्सलाम वालेकुम। मिसाल आप लोगों को सुबह से TCS और IAS एक ऐसा एग्जाम है जो स्टूडेंट का एक बहुत बड़ा ख्वाब होता है। स्टूडेंट इलाहाबाद आता है, IAS TCS से कैसे जाल में फंस जाता है, तो उसका कैसे 10 साल 15 साल बीत जाता है, उसको पता नहीं चलता। सवाल ये ऐसा, मैं अभी कहीं आए हुए हैं और तैयारी का भी हम शुरू किए हैं। दोस्तों ऐसा नहीं है, सिलेक्शन का हमने 2 तरीके से मिलता। ये हमारा व्यक्तिगत स्टूडेंट गाँव में आया और इलाका में मुझे पता है, मदर की जो टीचर है, मैक्सिमम बातें तो पहले पता होती है। आया कॉन्फिडेंस के साथ तैयारी वगैरह करना शुरू करता है, तो उसके पीछे गार्जियन खड़े हैं, माँ बाप, उसके पीछे सोसाइटी खड़ी है, कॉन्वेंट का कोई ग्रुप था। पहला तरीका ये है टेलीफोन पानी का। दूसरा तरीका ये है गाँव से वो किसान का बच्चा है, उसको पता नहीं IAS और TCS की तैयारी कैसे की जाए, और इलाहाबाद चला है और कोचिंग के टाइम कर रहा है 10 साल 15 साल से दिया। लेकिन सवाल ये होता है कि पहले जो तरीके में है, जो बच्चा IAS वो कैसे करेंगे। आप कहीं मत जाइए, अपना सामान जो है, कपड़ा वपड़ा जो भी है, गच्ची लेकर आके हम में एंट्री किया था। मुलाकात हमारे वही, हमने कहा यार ये तो लड़का बहुत जो है अजीब ढंग से लग रहा है। बहरहाल हमने जानकारी दिया तो पता चला वो लड़का जो है IIT की तैयारी करने आया है। गुजारिश करते हैं कि इससे तशरीफ लाएं और यहाँ और साथ ही उस्ताद मोहतरम
चलिए गुजारिश करते हैं कि इसे पर तशरीफ लाएं। दोस्तों, हमारे बीच में हमारे आज के चीफ गेस्ट मोहतरम जनाब एसएम काज़मी साहब तशरीफ फरमा हैं। साथ में हमारे उस्ताद मोहतरम इज्जत मामला प्रोफेसर अली काफ़ी साहब तशरीफ रखते हैं। हम आज के इस फंक्शन में उनका तहरीर से इस्तेमाल और खैर मकदम करते हैं और इस बात के तहरीर से उनकी शुक्रगुजार हैं कि उन्होंने अपनी इतनी मसरूफियत के बाद इस फंक्शन को अटेंड करने के लिए हमारे बीच में वक्त निकाला है। दोस्तों, आज का जो हमारा फंक्शन है जिसको एहसास का टाइटल दिया गया है, इसका मकसद ताज एहसानी पार्टिसिपेटरी डेवलपमेंट सोसाइटी के तहत ये फंक्शन आयोजित किया जा रहा है। और गरीब नवाज सिविल सर्विसेज एकेडमी एक ऐसी संस्था है जो माइनॉरिटी के ज़रूरतमंद बच्चे जिन्होंने PCS 2014 में प्रीलिम्स क्वालिफाई किया है और वो 2014 के मेंस में शामिल होने जा रहे हैं, उनके लिए स्टडी मटेरियल, उनके लिए प्रमोशनल अमाउंट के रूप में स्कॉलरशिप, ये चीज़ें आज दी जानी हैं। इस तरीके से ये फंक्शन एक तरीके का प्रमोशनल फंक्शन है जो कम्युनिटी के बच्चों को इस चीज़ के लिए प्रमोट करे कि वो अपनी लाइफ में चल करके आगे कुछ बेहतर करें और उन सारी चीज़ों के लिए जो हर्डल्स हैं, अगर उसमें कहीं भी उनकी तमाम कोशिशों के बीच में जो उनके लिए बाधाएं हैं, जो उनके लिए दुश्वारियां हैं, अगर उनको दूर करने में ये एसोसिएशन अपनी तरफ से कोई मदद कर पाएगा तो यही हमारी सबसे बड़ी कामयाबी होगी। आज के इस मौजू पर मज़ीद वज़ाहत के लिए मैं यहाँ पर इनवाइट करना चाहूँगा डॉक्टर एन परवेज साहब को कि प्लीज़ स्टेज पर आएँ और आज के मौजू के लिहाज से इस पर रोशनी डालें। डॉक्टर एन परवेज साहब का मुख्तसर सा तारुफ करा हूँ। आप ADC इलाहाबाद कॉलेज में हिंदी के लेक्चरर हैं और बाकी जो हिंदी का लफ्ज़ आने से लोग जान रहे हैं बेहतर तरीके से, नई जमात में हिंदी में एक बहुत ही जाना पहचाना और उभरता होना डॉक्टर और हमें इस लायक बनाया कि हम जिंदगी को जी सकें। दोस्तों, मैं सच बताऊं आपको, ये हमारी तालीम और तरबियत, ये हमारा एजुकेशन, ये हमारी शिक्षा जितनी नौकरी के लिए ज़रूरी नहीं है, उससे ज़्यादा ज़रूरी हमारी ज़िंदगी के लिए। तो हम अपनी ज़िंदगी को क्यों न बेहतर बनाएं? हमने उस्तादों से यही सीखा। अभी हमारे ही बीच हमारे एक दोस्त ने कहा कि काबिल बनिए, कामयाबी खुद ब खुद चल के आएगी। मैं कहता हूँ कि आप अच्छी ज़िंदगी को जिए, बेहतर ज़िंदगी बनाने की कोशिश करें। अगर आपकी ज़िंदगी बेहतर बनी तो इंशाअल्लाह कभी आप पीछे नहीं होंगे। ज़िंदगी में कामयाब होने के लिए सिर्फ एक नौकरी ज़रूरी नहीं है, एक बेहतर मयार जो हम इंसानों से बनता है। इंसानियत गायब होती जा रही धीरे धीरे। इस इंसानियत को सीखने के लिए हमें ज़रूरी है कुछ बेहतर भावनाओं, संवेदनाओं, बेहतर लोगों और अपने उस्तादों की सरपरस्तिश में हम अपने को बनाएं, जीवन को साधें। जब बात आती है लोगों की और ख़ासकर इस मंच के अंतर्गत, इस मंच के साये में अगर हम बात करें तालीम और तरबियत की, तो हम एक ऐसे कौम, एक ऐसे वर्ग की तालीम और तरबियत की बात कर रहे हैं जो समाज में पिछड़ा हुआ है। और इसका गवाह हम नहीं, हमारे देश के कई ऐसे रहनुमा, नीति निर्माता बनाने वाले तमाम लोगों ने इस बात को कबूल किया है। जब कौमों की बात आती है, जब कौमों के रहनुमाई की बात आती है, तो पता नहीं क्यों इस कौम और कौम की रहनुमाई की बात, माफ़ कीजिएगा, 2 रकात के इमामों से जोड़ दी जाती है। जबकि आज हमारे कौम को ज़रूरत है ऐसे इल्मदानों की, ऐसे इल्म फरोगों की
जो मशाल की तरह अपने को जल करके इस कौम की रहनुमाई करे, इस कौम को सींचे, हमारे देश के नागरिकों को बेहतर नागरिक बनाने की कोशिश करे। जब तक हमारी शिक्षा, जब तक हमारा मयार बेहतर नागरिक बनाने के लिए नहीं होगा, तब तक हम चाहे जो कुछ भी कर लें, हम बेहतर इंसान नहीं बन पाएंगे, बेहतर समाज नहीं बन पाएगा, और हम इसी समाज में जीने को बेबस रहेंगे। मेरे ख्याल से, अगर मैं गलत न हूँ, तो कुरान शरीफ में जो आयतें नाजिल हुई, जो आईं, उन आयतों में जो पहला लफ्ज़ नाजिल हुआ वो शायद पढ़ने की ही बात को लेकर के इकरा लफ्ज़ से शुरू होता है। पढ़ने को लेकर अगर कहा जाए कि युग पुरुष, पैगंबर, पूरे कायनात को मार्गदर्शन कराने वाले हजरत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने समाज में फैली हुई अनेक बुराइयों को ख़त्म करने का एक बेहतर मार्ग सुझाया, इल्म, पढ़ना, इल्म और तरबियत को लेकर के उन्होंने अपने मूवमेंट्स को आगे बढ़ाया। और हर समुदाय को अपने को बेहतर बनाने के लिए, अगर वह समुदाय अपने तालीम और तरबियत, अपने मयार, अपनी ज़बान को अगर बेहतर नहीं बनाता, तो शायद वह अपने कौम को, अपने समुदाय को, अपने कबीले को बहुत आगे नहीं ले जा सकता है, ख़त्म हो जाएगा। जैसे आजकल कुछ आदिवासी कबीले हैं। अपनी बातों को मैं 2 उदाहरणों से साबित करना चाहता हूँ। पहला उदाहरण तो अपने इस्लामिक कल्चर से मैं उठाऊँगा। एक बार हमारे पैगंबर हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मस्जिद में तशरीफ़ ले गए। वहाँ देखा उन्होंने कि एक ऐसा ग्रुप था जो इबादत में मशरूफ़ था, और एक ऐसा भी ग्रुप था जो नए नौजवानों का था और इल्म तरबियत की बात कर रहा था, दुनिया की नई टेक्नोलॉजी की बात कर रहा था, बेहतर समाज बनाने की बात कर रहा था। हमारे पाक पैगंबर मुस्कुराए और उन्होंने कहा कि दोनों ही बेहतर हैं, लेकिन अफजल वो है जो ये नौजवान कर रहे हैं। दूसरी बात, मैं आधुनिक युग के निर्माता विवेकानंद से उठाऊंगा। माफ कीजिएगा, मैं पेशे से अभी एक छोटा सा अध्यापक हूँ और अपने उस्तादों की रहनुमाई में ही मैंने जो कुछ सीखा है उस सीख से ही कुछ बेहतर देने की कोशिश करता हूँ और आप लोगों के बीच खड़ा हूँ। तो आधुनिक युग के निर्माता स्वामी विवेकानंद का नाम शायद किसी परिचय का मोहताज न होगा। स्वामी विवेकानंद एक दिन एक नदी के किनारे खड़े थे और मैं आपको बताना चाहता हूं कि आज भी उनको आधुनिक युग का निर्माता के तौर पर जाना जाता है, आधुनिक हिंदू के तौर पर जाना जाता है। उनकी आधुनिकता कैसी थी, इस बात को समझने के लिए ज़रूरी है कि ये जाने। एक नदी के किनारे खड़े थे, तभी देखा गया कि एक महात्मा वहाँ से आए और उन्होंने स्वामी विवेकानंद को देखा और अपने खड़ाओं को अपने हाथों में लिए और नदी के ऊपर, नदी में पानी पर चलते हुए उन्होंने नदी को पार कर लिया। फिर वापस आए और उन्होंने कहा कि विवेकानंद से कहा कि देखा, बिना नाव के ही मैंने नदी को पार कर दिया। विवेकानंद ने कहा कि हाँ, बात तो सही है और इसके लिए आपको कठिन साधना करनी पड़ी होगी। महात्मा जी खुश हुए और कहे कि हाँ, 38 साल तक मैंने साधना किया, तब जाकर के सर फांसी हुआ। विवेकानंद किन अर्थों में आधुनिक थे, इस बात को समझाने के लिए मैं कहूँगा कि विवेकानंद ने झट से जवाब दिया कि 2 रुपये बचाने के लिए मैं 38 साल नहीं कमाऊँगा, 2 रुपये मैं दूंगा नाविक को, पार जाऊँगा और लोकोपकारी काम करूँगा। कहने का मतलब यह है कि दुनिया में जितने भी मोहतरम लोग आए उन्होंने इस कायनात को कुछ देने की बात की और कुछ दिया उन्होंने, तभी इतिहास उन्हें असाधारण पुरुषों के रूप में याद करता है। तो कौम या कौम की रहनुमाई, इसके लिए ज़रूरी है आपको आधुनिक बनना, और यह आधुनिकता केवल आपके अपने वर्ग तक ही सीमित नहीं रहनी चाहिए, बल्कि इस आधुनिकता की जो व्यापकता है वो बृहद होनी चाहिए। जब तक आपकी सोच में, जब तक आपके अखलाक में इंसानियत न बोले, तब तक हम इंसान नहीं। सबसे पहले कामयाबी की जब बात आती है तो हम इलाहाबाद एक ऐसा बड़ा मरकज है
तालीम और तरबियत का कि हम उसके पास आगे चले आते हैं। याद रहे, ये ऐसा शहर है जिसको मेरा अपना अनुभव है, मैं उसको शहर नहीं कहता, मैं इसको लग कहता हूँ। जिसको लगी तो छूटा नहीं वो। ये वो ऐसा शहर है जिसका अपना एक अलग ही संविधान है। एक ऐसा शहर है, आज का दिन ही आप देखें, सुबह मलेगी, दोपहर अंगारी और शाम रेशमी। इसके मौसम में कोई शाम नहीं है, यहाँ के लोगों में कोई साम्य नहीं है। यहाँ कदम कदम पर बड़े बड़े बुद्धिजीवी पाए जाते हैं, यहाँ इतिहास निर्माता पाए जाते हैं, असाधारण पुरुषों का गढ़ है। हमारे इतिहास के एक बहुत बड़े मनीषी महर्षि भारद्वाज, जिनके पुत्र द्रोणाचार्य, जिन्होंने महाभारत के तमाम पात्रों की तरबियत की थी। यही कि मौलवी लियाकत अली, जिन्होंने आज़ादी का पहला बिगुल बजाया था। ये वही क्षेत्र है जहाँ पर हम सभी लोग बैठे हैं। न जाने इसमें से कितने ऐसे लोग हैं जो आगे चल करके अपने नए समाज की रहनुमाई करेंगे। तो ज़रूरत है रहनुमाई करने की, ज़रूरत है बेहतर इंसान बनने की, जिसका रास्ता पहला इल्म और तरबियत से जाता है। जिस इल्म और तरबियत को लेकर इस संस्था ने, जन्नत मुमताज एहसानी पार्टिसिपेटरी डेवलपमेंट सोसाइटी ने कोशिश की। दोस्तों, जन्म मिलता है और जीवन निर्मित किया जाता है। इस जीवन निर्माण का सबसे अहम पहलू शिक्षा है। इस शिक्षा को साधने की जरूरत है। अगर हम शिक्षा को साधते नहीं, तब तक हमें सफलता नहीं मिलती। जैसे ही हम जीवन को साध लेते हैं शिक्षा के द्वारा, हमें कामयाबी मिलती है। और यह कामयाबी किस शक्ल में मिले, आप इसका अंदाज़ा नहीं लगा सकते। जैसे छोटी सी कहानी है, मैं आपको सुनाऊं 2 मिनट की, कि एक आदमी इसी दीपावली के अवसर पर अपने घर के तमाम कूड़े कचरों के साथ अपने घर में रखे हुए एक सितार को घोड़े के ढेर पर फेंक आया। घर में कोई बजाने वाला था नहीं, सितार हमेशा कभी इधर गिरे कभी उधर गिरे। घर के जो मेम्बरान थे उनकी लोग उनके सुकून में, उनके शांति में खलल डाले। तंग आकर उस आदमी ने उस सितार को घोड़े के ढेर पर फेंक दिया। जैसे ही उसने फेंका, एक भिखारी भोजन की तलाश में घोड़े की तरफ बढ़ा, लेकिन देखा कि सितार पड़ा हुआ है, कोई खाने की चीज़ नहीं है। ध्यान रखिएगा, कोई भी कहानी केवल कहानी मात्र नहीं होती, बल्कि अपने युग की एक प्रतिनिधि दास्तान होती है। उससे उसके युग को समझा जा सकता है। वह भिखारी भूख की तलब से कूड़े की तरफ बढ़ा, देखा कि सितार है। उसने सितार को देखा, उसकी आंखों में चमक आई। उसने सितार को साफ किया, सितार के तारों को कसा, और जैसे ही उसने संगीत की स्वर लहरियों की पहली झनकार डाली, जो फेंकने वाला मालिक था वो मुड़ा और आकर के पहुंचा और उसने कहा कि ये सितार मेरा है। लोगों का हुजूम लगा, लोग संगीत सुनने आए, संगीत को सुन ही रहे थे कि उस आदमी ने दावा ठोका कि सितार मेरा है। तो भिखारी ने उसकी तरफ देखा और कहा कि कैसे आप कह सकते हैं सितार आपका है। तो उसने कहा कि अभी मैंने घरों की पुताई के दौरान इसको बाहर फेंका था बेकार समझकर, और मुझे नहीं मालूम था कि सितार इतनी बेहतरीन धुनों को अपने अंदर सजोए हुए है। ये सितार मेरा है। उस भिखारी ने कहा कि यह सितार न आपका है, यह सितार न मेरा है, बल्कि इस सितार को जो साध ले सितार उसी का है। दोस्तों, यह ज़िंदगी भी वैसी ही है। जिसने इसको साधा, यह ज़िंदगी उसी की है। ऐसे हज़ारों दृष्टांत हैं, ऐसे हज़ारों उदाहरण हैं। अभी पिछले दिनों हमारे चीफ जस्टिस कपाड़िया साहब एक बड़े उदाहरण के तौर पर गिने जाते हैं। ऐसे ढेरों लोग हैं। हमारे उस्ताद मोहतरम जो यहाँ तशरीफ़ फरमा है, इन्होंने अपनी ज़िंदगी में कितने मरहले देखे। अभी भी वर्तमान समय में जो शिक्षा की गिरती हुई दशा है, उस पर लगातार काम कर ही रहे हैं अपने पूरे ग्रुप के साथ कि कैसे इसको बेहतर बनाया जाए, विश्वविद्यालय को कैसे बेहतर किया जाए, इल्म और तरबियत कैसे बेहतरीन बनाई जाए। मैं उसका चश्मदीद गवाह हूँ। कैंपस में जब मुलाकात होती है तो शिक्षा की ही बात। दोस्तों, ये शिक्षा ही है जिसे साथ कर हम अपने ज़िंदगी को बेहतरीन बना सकते हैं। इस दिशा में
अगर देखा जाए तो भारत इस नई सदी की नई क्रांति की सबसे अधिक प्रयोग संपन्न भावभूमि है। और इस भावभूमि, इस प्रयोग भूमि पर ये जो नए नागरिक जो बैठे हैं हमारे सामने, अपने जीवन के जिन मसलों को, जिन समस्याओं को समझ रहे हैं, जिन समस्याओं से जूझ रहे हैं, उन समस्याओं को दूर करने का हथियार इन्हीं जिंदगी और इन्हीं समाज से उन्हें गढ़ना है। हम शिक्षा को महज तथ्यों तक सीमित कर दिए हैं, शिक्षा को महज सूचनाओं तक सीमित कर दिए हैं, जबकि शिक्षा हमारे पूरे मुकम्मल, एक तरीके से कहें कि सर्वांगीण विकास का हिस्सा है। ऐसी हर वो शिक्षा जो हमारा सर्वांगीण विकास करे, जो हमारे जिंदगी को कामयाब और कामरान बनाए, वही शिक्षा है। केवल सूचनाओं और तथ्यों को दिमाग में ठूंसना नहीं है। सूचनाओं और तथ्यों से हम जानकारी हासिल लेते हैं, हम अपनी जिंदगी को बनाते हैं अपने विवेक से, अपने बुद्धि से, अपनी कौशल से, अपने स्किल से, जिसके लिए परीक्षाएं की जाती हैं। तो अगर हम हमारी शिक्षा से बेहतरीन समाज, श्रेष्ठ मार्गदर्शक, अच्छे अध्यापक, अच्छे ब्यूरोक्रेट्स अगर नहीं आते तो लानत है ऐसी शिक्षा पर। एक बार मैत्री शरणगुप्त ने ही कहा था ऐसी शिक्षा को देखते हुए कि शिक्षे तेरा नाश हो जो नौकरी के हित बनी। लेकिन आज जब हम अपने मयार की बात करते हैं, अपने समाज की बात करते हैं, तो लगता है कि इसके बिना तो जैसे हमारी कामयाबी खत्म ही हो गई है। तो शिक्षा वह नहीं जो हमें तथ्यों से परिचित कराए, हमें तथ्यों का ज्ञान कराए। शिक्षा वह है जो हमारा सर्वांगीण विकास करे। इसी को ध्यान में रखते हुए यूनिवर्सिटी जैसी संस्थाएं बनाई गई। और यह यूनिवर्सिटी वह नहीं होती जहाँ पे इलेक्शन को लेकर के मारपिटाई हो, न पढ़ने पढ़ाने की भूमिका वहाँ पर हावी हो जाए, बल्कि यूनिवर्सिटी वो है जहाँ पर यूनिवर्सल डेवलपमेंट हो किसी भी विद्यार्थी का। गौर हो गया है, जो नहीं होना चाहिए वो हो रहा है। ज़रूरत है आज आप जैसे युवाओं को आगे बढ़ करके एक नए इल्म को, एक नए समाज को बनाने की। आपको जान करके हैरत भी होगी और खुशी भी होगी कि आप एक ऐसे दौर में जी रहे हैं जो ज़रूरत है आपको मशाल बनने की। और मशाल रहनुमाई तो करता है लेकिन जल जल के करता है। हम सोचते हैं कि कोई रहनुमा आएगा, कोई मार्गदर्शक आएगा और हमारी रहनुमाई करेगा, हमारा मार्गदर्शन करेगा। अरे हम किसके भरोसे बैठे हैं, हम किसके सहारे बैठे हैं? मंजिल नजदीक है, तकदीर हमें बुला रही है। अब किसी के भरोसे बैठने की जरूरत नहीं है, अब खुद हमें आगे बढ़ना है। लेकिन अभी हमारे दोस्त संचालन कर रहे थे नौशाद अहमद, उन्होंने कहा कि सोचने वालों को और केवल बात करने वालों को केवल वही चीज़ें मिलती हैं जो संघर्ष करने वाले छोड़ देते हैं या उनसे बची रह जाती हैं। तो अब हमें बहुत ज़्यादा सोचने और विचारने का वक्त नहीं है, ज़रूरत नहीं है। हमें ज़रूरत है एक नए निर्माण की, नए समाज के निर्माण की। चाहे किसी भी वर्ग का आदमी हो, किसी भी कौम का आदमी हो, उस समाज को खुली फिजा में सांस ले सके, अपना सर्वांगीण विकास कर सके, अपने देश, अपने वतन, अपने समाज की रहनुमाई कर सके। ज़रूरत है ऐसे नागरिकों को तैयार करने की। और ऐसा नागरिक तभी होगा जब अपने मयार के हिसाब से तालीम और तरबियत पाए और समाज की अगुवाई करे। कॉम्पिटिशन के क्षेत्र में क्योंकि अध्यापक हूँ, कॉम्पिटिशन के लड़कों को पढ़ाता भी हूँ, मैंने सबसे बड़ी कमजोरी पाई है अपने ज़ुबान की। याद रखें, ज़ुबान वह ताकत है जिससे हम दुनिया पर गालिब हो जाते हैं। किसी भी देश की जो आत्मा होती है, जो रूह होती है, वह उस देश की ज़ुबान होती है, उस देश की भाषा होती है। कहने को तो हम हिंदी पट्टी के लोग हैं, कहने को तो हमें कई भाषाओं का ज्ञान होता है, उर्दू का, संस्कृत का, हिंदी का, अंग्रेज़ी का। लेकिन ज़बान के मामले में हम शायद कमज़ोर हैं, तभी हमारा मयार और ख़राब होता जा रहा है। बेसिक सफलता की जो दरकार है, जिसको हमारा कमीशन भी मान रहा है, ज़ुबान। हिंदी का पहले हिंदी के 2-4 प्रश्न आते थे, ज़ुबान
को परखने के लिए आज कंडीशन ये है कि हिंदी का पूरा एक पेपर आ रहा है और उसमें भी आपकी काबिलियत नहीं परखी जाती। उसमें ये परखा जाता है कि आप कितने विवेकशील हैं, आपके अंदर तार्किक क्षमता है कि नहीं है। और मज़े की बात यह है कि 2011 के मेन एग्ज़ाम के पेपर में इलाहाबाद से 1100 परीक्षार्थी कामयाब हुए थे और मेन एग्ज़ाम लिखे थे। उस मेन एग्ज़ाम में 450 विद्यार्थी हिंदी में फेल हुए थे। हैरत की बात है कि जिस हिंदी पट्टी के लोग हम कहे जाते हैं, उस हिंदी पट्टी के लोगों में 1100 में 450 लोगों का फेल होना ये बड़े हैरत की बात है। शर्म की बात तो नहीं कहूँगा क्योंकि उसमें हम सब लोग शामिल हैं। हैरत की बात है। और अगर क्वेश्चन पेपर्स उठा करके देखे जाएं तो कुछ ऐसा तार्किक सवाल नहीं होता, बल्कि कोई ऐसा डिस्क्रिप्टिव सवाल नहीं होता, बल्कि तार्किक सवाल होते हैं जिससे आपके विवेक की परख हो सके। कारण यह है, अभी मैंने बताया आपको, हमारा संविधान चाहे वो मौलिक अधिकार में हो, चाहे नीति निश्चित तत्व में। उदाहरण के तौर पर मैं आर्टिकल 38 की बात करता हूँ, जो राज्य को लोक कल्याणकारी व्यवस्था बनाने की बात करता है। ज़बान की हमको अहमियत देता है। जिस राज्य की, जिस समाज की, जिस कौम की ज़बान खराब होगी, भाषा खराब होगी, उसकी बोलियां खराब होगी, वो समाज कभी तरक्की नहीं कर सकता। उदाहरण के तौर पर हम डी वेलरा की बात करते हैं, आयरलैंड का जो बहुत बड़ा सामाजिक कार्यकर्ता माना जाता है। पूरे विश्व में जब यूरोप का कब्जा था और सब उसकी कॉलोनी के तौर पर जाने जाते थे, हमारा देश भी एक कॉलोनी के तौर पर जाना जाता था। आयरलैंड भी अपनी आज़ादी को लेकर छटपटा रहा था। डी वेलरा ने एक मोची से अपने ज़माने की अपनी मातृभाषा गैलिक भाषा को सीखा और अपने देश के नौजवानों को सिखाया और उनके अंदर एक अद्भुत राष्ट्रभक्ति भरी और अपने देश को आज़ादी के आंदोलन में झोंक दिया। नतीजा ये हुआ कि आयरलैंड आज़ाद हुआ। भाषा की वो ताकत है। अगर आप अपनी भाषा में महफूज हैं, आप अपनी भाषा को बढ़ा रहे हैं, तो ध्यान रखिए आपकी तरक्की निसंदेह होगी। ऐसे ढेरों उदाहरण हैं। अंग्रेजी में जिन्होंने अपनी नौकरी की, अपनी जीविका चलाई, लेकिन जब मुल्क की तरक्की की बात आती है तो हिंदी से कभी परहेज नहीं करते, उर्दू से कभी परहेज नहीं करते। वो अपनी ज़बान में बात करते हैं, हिंदी में बात करते हैं। यहाँ तक कि अमीर खुसरो ने भी कहा, जो फारसी के बहुत बड़े शायर गिने जाते हैं, कि मैं तूतिए हिंद हूँ, मैं हिंदुस्तान का तुर्क हूँ, मुझसे जो कुछ भी करना पूछना हो हिंदी में पूछो, मैं हिंदी में जवाब दूंगा। ये हिंदुस्तान की वो अजीम और शान भाषा है, ज़ुबान है, जिसमें हम अपनी कामयाबी को पाते हैं। जब हमारी भाषा ही सही नहीं है तो हम तरक्की कैसे पाएंगे? तमाम ऐसी गलतियां हैं। आज जब अखबार उठाइए, अखबार जो एक नुमाइंदा है हमारे समाज का, उसमें लिखा रहता है बस और टेम्पो की भिड़ंत में 1 दर्जन लोग घायल। भाई आदमी नंबर से गिना जाता है, केला दर्जन से गिना जाता है, आप 1 दर्जन लोग घायल कह रहे हो। लिखा जाता है कि संसद भंग कर दी गई। किसकी हैसियत है जो संसद को भंग कर दे? भाई लोकसभा भंग की जाती है, संसद भंग नहीं की जाती। ऐसे अनेक उदाहरण हैं। हमारी ज़बान, हमारी लिखावट, हमारी तरबियत सब इस भाषा पर डिपेंडेंट है और भाषा ही हमारी खराब की जाती है। नीति निर्धारकों से पूछा जाए, भाषा के मार्गदर्शकों से पूछा जाए, कूटनीतिज्ञों से पूछा जाए, तो ये यही कहते हैं कि किसी भी देश को खराब करना हो तो उसकी भाषा खराब कर दो, वह मुल्क अपने आप ध्वस्त हो जाएगा। हमारा देश ऐसे ही एक संक्रमण के दौर से गुजर रहा है और ज़रूरत है हमारे देश के रहनुमाओं की एक अपनी भाषा के लिए नई तमीज़ बनाने की। उसी तमीज़ को आप में साकार करने की कोशिश कर रहा ये कमीशन, जिसमें कुछ छोटे छोटे प्रश्नों को दे करके और आपको अपनी भाषा से परिचित करा रहा है। हैरत की बात तो है कि हिंदी क्षेत्र में पैदा होकर हिंदी हम सीख रहे हैं, हिंदी में कोई बड़ा काम नहीं कर पा रहे, बल्कि हिंदी में वही शब्दों और लफ्ज़ों को लेकर के जुगाली कर रहे हैं। लेकिन ज़रूरत है, ज़रूरत इस बात पे है क्योंकि जिस देश की आत्मा खराब होगी वह देश कभी स्वस्थ नहीं रह पाएगा। तो ज़रूरत है अपने देश की आत्मा यानी अपने देश की ज़बान को, अपने देश की भाषा को बेहतर बनाया जाए। इसी दिशा में कोशिश है और इस दिशा में इस कोशिश को आगे बढ़ाने के लिए एहसास जो आपके बीच
एक छोटा सा कार्यक्रम लेकर के आया है, उसी ज़बान को लेकर, उसी ज़िंदगी की कामयाबी को लेकर हमें कुछ नए तरबियत के साथ आगे बढ़ाने की बात कर रहा है। तो क्यों ना हम लोग इसमें सहयोग करें। हमें एक 60 नोटिस मिली, मुझे लगा कि अपनी एक छोटी सी सहभागिता इसमें बनाए रखनी चाहिए। मैंने पार्टिसिपेट किया, यहाँ आकर बड़ी खुशी मिली कि हमारे उस्ताद, हमारे दोस्त, हमारे अहबाब, तमाम ऐसे लोग यहाँ मौजूद थे। मुझे अच्छा लगा। तो मैं यही चाहूँगा कि हम सभी लोग आज केवल इस एहसास के ही माध्यम से नहीं, हम अपने एहसासों के माध्यम से अपने राज्य, अपने गांव, अपने राज्य, अपने समाज, अपने मुल्क की तरक्की के बारे में सोचें। जिस दिन हमारे अंदर ये अनुभूति आ जाएगी, ये एहसास आ जाएगा, यकीन जानिए हम बहुत आगे होंगे। केवल कहने और करने से कुछ नहीं होता, केवल सोचने और विचारने से कुछ नहीं होता। हमारे उर्दू में एक बड़े ही मशहूर मारूफ, हिंदी में एक बड़े ही मशहूर मारूफ एक कवि हुए हैं, सुदामा पांडे धूमिल। उन्होंने कहा है कि मरने के बाद आदमी कुछ नहीं सोचता, मरने के बाद आदमी कुछ नहीं बोलता, और न बोलने न सोचने से आदमी मर जाता है। इसलिए सोचिए, इसलिए बोलिए, अपने में सुधार लाएं, हम लोग आगे बढ़ें। फिर मैं एक बार कहना चाहूँगा, यह नौकरी, यह शिक्षा जितनी नौकरी के लिए ज़रूरी नहीं है, उससे कहीं ज़्यादा ज़रूरी है हमारी ज़िंदगी के लिए। हम अपनी ज़िंदगी को बेहतर बनाएं। इस मुल्क में आने के ख्वाहिश जाहिर की है। हम तो यहाँ के बाशिंदे हैं, जिसके बिना मुल्क का कोई, जिसके बिना दुनिया का कोई काम पूरा नहीं होता, उस भारत के रहने वाले हैं हम लोग। तो एक बेहतर नागरिक बने, एक बेहतर समाज के हम नुमाइंदे बने। जब हिंदुस्तान की बात आए, हम फख्र से अपना सर ऊंचा करके बात करें कि हम हिंदुस्तान के बाशिंदे हैं। और यह तभी होगा जब हमारा समाज बेहतर होगा, और समाज तभी बेहतर होगा जब हमारी इल्म तरबियत बेहतर होगी, और वह इल्म तरबियत जो हमारे विवेक को बनाए। तो इल्म कुछ कहा मैंने और बहुत सुना आप लोगों ने, सुना क्या होगा, झेला होगा आप लोगों ने। तो इसके साथ अब मैं अपने शब्दों को समाप्त करता हूँ। बहुत बहुत शुक्रिया, और आप लोगों का खैर मकदम एक बार फिर इस मंच पर शुक्रिया, बहुत बहुत। दोस्तों, आज के इस फंक्शन में क्या उम्मीदें हैं? ईमान के तकाज़ा ये है कि जिंदा रखने के लिए नौजवान ही होते हैं, और ये नौजवान ही है जो आपकी विरासत को आगे बढ़ाते हैं। मुझे बेपनाह खुशी है कि आज ये ऑर्गेनाइजेशन, ये ऑर्गेनाइज़र ये ज़्यादातर नौजवान हैं, और इस नौजवान ऑर्गेनाइजेशन में और नौजवानों ने जो बिगड़ा उठाया है मिलत साजी का, मिलत बाजी का और शख्सियत साजी का, ये अपने आप में बहुत बड़ा कारनामा है। और इसके लिए इनको न सिर्फ दादी तहसील भी जानी चाहिए, बल्कि जितनी भी इनकी हौसला अफजाई की जाए। आप मुल्क के जो हमारी सियासी हालात हैं उनको देख कर भी मन साफ से होता है। लेकिन एक है टीचर होने के नाते उनके अंदर उम्मीद और निशार और जबरदस्त जज्बा पैदा करना ही हमारा फर्ज है। चुनांचे मैं बहुत ज़्यादा माहौल बना है, बड़ा है। कोई सर मैं आपसे सवाल करना चाहता हूँ क्योंकि आपका ताल्लुक 1930 से यूजीसी में जो निसाब तब्दील होने की खबरें जो आ रही हैं, उससे आप कंपोजिट कल्चर में तो नुकसानदेह है, बहुत नुकसानदेह। और हम इसका एहतजाज करेंगे क्योंकि नेशनल लेवल पे जो भी निसाबात बने प्राइमरी से लेकर हायर एजुकेशन तक, उसमें मुल्क की सदियों की तारीख और तहजीब और उसका मुश्तरका किरदार मुतासिर हो, तो ये सिर्फ न सिर्फ अक़लियत के लिए
बल्कि इस मुल्क के हक़ में अच्छा नहीं होगा। ये बहुत ही गलत होगा और इसका प्रोटेस्ट हो रहा है और होगा, और ये मौजूदा हुकूमत के लिए कोई बहुत सूरबंद साबित नहीं होगा। खुफिया तौर पर ये बदल देना, खामोशी से बदल देना। अब मीडिया इतना बेदार हो चुका है कि वो इतनी जगी जगी नहीं रहती, तो इसका नुकसान तो होगा। एकेडमिक लाइन के सेकुलर फोर्सेस में कमजोर नहीं पड़ती, कमज़ोर अगर न पड़ रही होती तो गैर सेकुलर हुकूमत ही क्यों आती इस मुल्क में। लेकिन उसके बावजूद सेकुलर ताकतें अभी भी 70% हैं या 69% हैं, बस उनमें थोड़ा इंतशार है, बिखराव है। लेकिन मुझे लग रहा है कि ये जो गैर सेकुलर फोर्सेस हैं यही सेकुलर फोर्सेस को मुत्तहिद भी करेंगे, ऐसा हम एक प्रोग्रेसिव राइटर के से सोचते हैं। और नई नस्ल, चाहे वो मुस्लिम हो चाहे गैर मुस्लिम हो, इंसान के फितरी को तकाज़े होते हैं, माशी तकाज़े होते हैं। अगर ये नौजवान तबका अपने समाजी और माशी तकाज़ों को लेकर मुत्तहिद हो जाए तो वो गैर सेकुलर जो सूरतें हैं वो भी ख़त्म हो जाएंगी। इसीलिए हमारे नेहरू ने भी और लोहिया ने भी कहा था कि असल लड़ाई तो माशी लड़ाई है, रोज़गार की लड़ाई है। अगर उन लड़ाइयों में सब मुत्तहिद हो जाएं तो अपने आप फिर कबरस्ती भी ख़त्म हो जाएगी। लेकिन हमारे कुछ माफियाज जो पॉलिटिकल माफियाज भी हैं वो ऐसा नहीं होने देना चाहते हैं, क्योंकि डिवाइड एंड रूल का तो बड़ा पुराना मुहावरा है। वो चाहते हैं कि डिवाइड जितना रहेंगे, माफ़ कीजिएगा, अब तो कुछ मजहबियात में भी ऐसा आ रहा है कि इतने मजहबी झगड़े हैं कि जितने तकसीम रहे वो नहीं हमारा जाता है। बहुत हर तरह से बहुत सारी जगहों पर, बहुत सारे मौके पे ये बहसें होती रही हैं। ये खुशी की बात है और तरक्की की बात है कि इसका कैनवस बढ़ता जाए और इसका दायरा वसी होता जाए, इस बहस में शामिल होने वाले और इस सफ़र में चलने वाले लोगों का हुजूम बढ़ता जाए। मैं सिर्फ माज़रत 5 मिनट की आपसे चाहूँगा कि उसके बाद ये प्रोग्राम बाज़ाब्ता तौर पर शुरू होगा और जो प्रोग्राम के दूसरे एस्पेक्ट्स हैं, जो स्टेप्स हैं, वो पूरे किए जाएंगे। की तरफ से आज इस फंक्शन में उनका तहे दिल से खैर मकदम करते हैं, वेलकम करते हैं। आपके साथ प्रोफेसर जनाब अली अहमद साहब फातमी साहब तशरीफ रखते हैं। हम एसोसिएशन की तरफ से उनका खैर मकदम करते हैं और वेलकम करते हैं। आपके साथ यहाँ से तहे दिल से उनका इस्तेमाल करते हैं, खैर मकदम करते हैं। साथ ही साथ आपके साथ स्टेज पर मोहतरम जनाब चौधरी सईद साहब तशरीफ रखते हैं, एक सोशल वर्कर हैं और बीएसपी के जिला उपाध्यक्ष हैं। हम आपका खैर मकदम करते हैं, इस बात के लिए आपका शुक्रिया। आपके साथ प्रोग्राम में मोहतरम जनाब परवेज रिजवी साहब तशरीफ रखते हैं। हम उनका एसोसिएशन की तरफ से आपके फंक्शन में खैर मकदम करते हैं, वेलकम करते हैं, तारीफ का काम है। आपके साथ परवेज रिजवी साहब के साथ साथ यहाँ पर स्टेज में मोहतरम जनाब फरमान नकवी साहब तशरीफ रखते हैं, जो एडवोकेट एंड सीनियर एडवोकेट हैं इलाहाबाद के। आज के फंक्शन में हम आपका खैर मकदम करते हैं, वेलकम करते हैं। साथ ही साथ हमारे हॉस्टल के सीनियर जनाब मंसूर आलम साहब तशरीफ रखते हैं। हम इस फंक्शन में उनका बहुत बहुत खैर मकदम करते हैं, वेलकम करते हैं। दोस्तों, आज के इस प्रोग्राम की बाकायदा शुरुआत से पहले जो हमारे गेस्ट यहाँ पर तशरीफ ला चुके हैं, उसके साथ साथ बहुत ऐसे लोग हैं जिनका नाम मैं यहाँ नहीं ले पा रहा हूँ। चंद लोग हैं जिनमें हमारे हॉस्टल के सीनियर हैं। उन सारे लोगों का हम एसोसिएशन की तरफ से खैर मकदम करते हैं, वेलकम करते हैं। इन्हीं लोगों के साथ जनाब मोहम्मद इरफान अंसारी साहब APSC LIO इलाहाबाद तशरीफ रखते हैं। मैं
एसोसिएशन की तरफ से मकदम करते हैं, वेलकम करते हैं और स्वागत करते हैं। साथ ही साथ हमारे सीनियर मुर्शीद भाई यहाँ पर तशरीफ रखते हैं, एरिया फर्स्ट जनाब अब्दुल मजीद साहब तशरीफ रखते हैं, लेक्चरर जनाब मेहदी हसन साहब तशरीफ रखते हैं, आप रखते हैं, और बहुत ऐसे नाम हैं जो सच बताऊं वेलकम है और स्वागत। सबसे अहम चीज जिस मौजू पर हम सारे लोग यहाँ पर इकट्ठा हुए हैं वो एक ऐसा मौके लोग उससे जुड़े हुए हैं, हर किसी के जेर बहस है, हर मौके पर उससे चर्चा होती है, लेकिन ये अपने आप में अनूठी और नई पहल है। इस पहल के तहत सिविल सर्विसेज अकेडमी ने एहसास के नाम से इस टाइटल से आज का ये फंक्शन यहाँ पर ऑर्गेनाइज किया है। इस फंक्शन में इस देश में आज उन लोगों को बुलाया गया है यहाँ पर जो लोग सिविल सर्विसेज के एस्पिरेंट हैं, दीगर कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स में शामिल होते हैं, और खुसूसन उन बच्चों को, ऐसे हमारे पास 29 नाम हैं जिन्होंने 2014 की टीसीएस प्रीलिम्स में क्वालिफाई किया है और वो रिटन एग्जाम में शामिल हो। एसोसिएशन की तरफ से ये कोशिश है कि ऐसे लोगों को जो ज़रूरतमंद हैं, उन्होंने अपनी ज़रूरत और रिक्वायरमेंट के लिहाज से हमें स्टडी मटेरियल्स लिख करके दिए हैं कि हमें ये बुक्स चाहिए, उनको अगर किसी सब्जेक्ट पर एक्सपर्ट एडवाइस की ज़रूरत है, हम वो उनको प्रमोशनल अमाउंट के रूप में 3000 रुपये पर हेड स्कॉलरशिप के रूप में आज एसोसिएशन की तरफ से जो हमारे चीफ गेस्ट हैं, जो हमारे प्रेसिडेंट साहब हैं, बाकी जो हमारे स्पेशल गेस्ट हैं, सारे मेहमान खुसूसी हैं, उन लोगों के हाथों से हम उनको ये चीज़ें देंगे। और इस कोशिश में कि ये कोशिशें साकार हों, उनकी कोशिशों में अगर हम थोड़ा सा कहीं से मदद कर पाते हैं, ताउन कर पाते हैं, वो अपनी ज़िंदगी में, अपने कैरियर में बेहतर करते हैं, तो यही इस एसोसिएशन का मिशन है। और वो मिशन हम मान लेंगे कि हमने अपने आप को पूरा कर लिया है और बहुत बड़ी कामयाबी हासिल कर ली है। दोस्तों, जैसे पहले चर्चा हुई, हिंदुस्तान की इतनी बड़ी पॉपुलेशन में 1 अरब से अधिक की आबादी में माइनॉरिटी के नाम पर स्पेशली जो सबसे बड़ा तबका है वो मुस्लिम का है। माइनॉरिटी के लिए तो हिंदुस्तान के अंदर और भी ऐसी बिरादरियाँ हैं जो माइनॉरिटी में कंसीडर होती हैं, लेकिन सबसे बड़ी तादाद मुस्लिम की है। लेकिन इतनी बड़ी तादाद होने के बाद जब हमारे पार्टिसिपेशन की बात आती है, जब आपके प्रतिनिधित्व की बात आती है, जब आपकी सहभागिता की बात आती है, जब आपकी भागीदारी की बात आती है, तो इस मामले में आप बहुत पिछड़ जाते हैं। वही चीज़ें जो बहुत सारे जराये से आती थी और जो मैंने थोड़ी देर पहले ये चीज़ें कोट की थी कि स्ट्रक्चर कमेटी ने भी इस बात को माना था कि मुस्लिम्स की कंडीशन इस मुल्क के अंदर जो SC ST है, शेड्यूल कास्ट और शेड्यूल ट्राइब के लोग हैं, बहुत सारी जगहों पर उनसे भी बदतर कंडीशन में यहाँ की माइनॉरिटी स्पेशली मुस्लिम लोग हैं। तालीम की जब हम बात करते हैं और तालीम में म्यार और उनकी पार्टिसिपेशन की बात करते हैं, स्ट्रक्चर कमेटी ने जो अपनी रिपोर्ट दी थी, उस रिपोर्ट के लिहाज से जो ग्रेजुएशन का आंकड़ा था, मैं फिर कहना चाहता हूँ, 3.4 का उन्होंने रेशियो दिया था कि सिर्फ इतने ग्रेजुएट्स हैं, बाकी उसके बाद जो हमारा तालीमी म्यार है उसका अंदाजा हम खुद लगा सकते हैं। कई बार ये होता है, तरक्की दुनिया में वही करता है जो अपनी तरक्की के लिए खुद कोशिश करता है। अगर आप अपनी कामयाबी की कोशिश नहीं कर रहे हैं तो कोई दूसरा आपको कामयाब करने के लिए खुद से कोई आपके लिए जरिया या कोई इस तरह की चीज़ें नहीं पैदा कर सकता है। मोहतरम जनाब सईदुर रब साहब तशरीफ रखते हैं स्टेज पर। हम आज के इस फंक्शन में तहे दिल से उनका शुक्रगुजार भी हैं और उनका खैर मकदम करते हैं, उनका वेलकम करते हैं। दोस्तों, मैं अपनी बात फिर वहीं से आगे बढ़ाऊं कि आज हमारी कंडीशन, जब हम स्पेशली मुस्लिम्स की बात करते हैं और पार्टिसिपेशन की बात करते हैं, तो एक शेर मुझे याद आता है कि पाबगिल सब है रिहाई की करे तदबीर कौन, पाबगिल सब है रिहाई की करे तदबीर कौन, और 10 बस्ता शहर में खोले मेरी जंजीर कौन। सारे लोग ऐसे दलदल में फंस गए हैं कि जहाँ से वो सिर्फ अपने तरीके से चीज़ों को सोच सकते हैं, अपने तरीके से चीज़ों को बेहतर बनाने की कोशिश करते हैं, लेकिन वो कोशिशें किसी अंजाम तक, वो कोशिश ही क्या जो किसी अंजाम तक न पहुँचे। ऐसी कोशिशों को कोशिश का रूप नहीं दिया जा सकता है। आज ज़रूरत इसी बैनर के तले, इसी मौके पर इस पर चर्चा करने के लिए, इस बात मौजू पर वजाहत करने के लिए, इस पर रोशनी डालने के लिए हमारे बीच में बहुत सारे दानिश्वर लोग बैठे हैं जिन्होंने अपने अपने तरीके से, कौम की जब बात आई है, सोसाइटी की बात आती है, शहर की बात आती है, तहजीब की बात आती है और कल्चर की बात आती है, उन्होंने बहुत वाइटल रोल प्ले किया है, बहुत बड़ी भूमिका निभाई है, बहुत
खैर मकदम करने वाला, वेलकम करने वाला काम किया है। इन सारी कशिश में, इन सारी कड़ी में मैं यहाँ पर अभी सर प्लीज स्टेज पर आएं और अपनी बात यहाँ रखें। जनाब जावेद फारूकी साहब। आज की इस महफिल में, हमारी इस महफिल में जो भी इस सोसाइटी के द्वारा ऑर्गेनाइज किया गया है, इसमें चीफ गेस्ट जनाब काज़मी साहब को और भी जो हमारे चीफ गेस्ट मोहतरम यहाँ पे आए हुए हैं, उन सब का हम खैर मकदम करते हैं, उन्हें सलाम मसूल पेश करते हैं। बहुत ही खुशी की बात है कि आज ये जो प्रोग्राम हम लोगों ने ऑर्गेनाइज कराया है, या जो भी एक पहल की जा रही है, ये निश्चित रूप से एक बहुत ही अच्छा पहल है। ये सिविल सर्विसेज में जो ट्रेनिंग की कोशिश की जा रही है, या फिर जो इस सोसाइटी के द्वारा या इस एनजीओ के द्वारा जो भी प्रयास किया जा रहा है, वो बहुत ही सराहनीय है। और जो बच्चों को जो भी स्कॉलरशिप के तौर पे या जो भी किताब के रूप में या जो भी चीज़ें मदद की जा रही हैं, वो अपने आप में एक सराहनीय प्रयास है और हम सब लोग इस बात का स्वागत करते हैं। अपने लेवल पे हम उन सब लोगों को बार बार ये आह्वान करते हैं कि उन्हें अपने कंपटीशन की तैयारी में कभी भी अगर कोई परेशानी हो, कोई बात हो, तो वो लोग हम लोगों से हर तरह से मिल सकते हैं, अपनी परेशानियां रख सकते हैं, हम लोग हमें मेहनत की जाए। बहुत ही कम पढ़ के आप लोग सेलेक्ट हो सकते हैं, बस यही है कि सही दिशा में पढ़ें। बहुत सारे ऐसे कॉम्पिटिटर्स हैं जो प्रिपरेशन कर रहे हैं, तैयारी कर रहे हैं, बस उन्हें यही नहीं पता कि किस डायरेक्शन में पढ़ना है, कैसे पढ़ाई करनी है। इसके लिए हम लोग हर मोड़ पे खड़े हैं, वो कभी भी आए और हम लोगों से खुले दिल से अपनी परेशानियां शेयर करें, हम लोग उस मोड़ पे खड़े हैं। आखिर में फिर मैं इस एनजीओ को, इस गरीब नवाज सिविल सर्विसेज सोसाइटी को मैं तहे दिल से शुक्रिया अदा करता हूँ कि जिन्होंने एक बहुत ही खूबसूरत पहल की है इलाहाबाद में, और ये सभी वर्गों के लिए, सिर्फ माइनॉरिटीज़ के लिए नहीं बल्कि सभी वर्गों के लिए, कहीं पे भी जो भी समस्या है वो खुलेआम अपनी प्रॉब्लम शेयर करें। शुक्रिया, धन्यवाद। दोस्तों, अब मैं आज के प्रोग्राम की बाज़ाब्ता शुरुआत से पहले आज की महफिल के लिए सदर के इंतखाब करने के लिए यहाँ पर जनाब तनवीर अहमद साहब को इनवाइट करता हूँ तो प्लीज़ स्टेज पर आएँ और आज की इस महफिल की सदर के नाम का अनाउंस करें। मुअज़्ज़िज़ जनाब मेहमान ख़ुसूसी SMA काज़मी साहब, उस्ताद मोहतरम जनाब अली अहमद फ़ातमी साहब, मुस्लिम हॉस्टल के सेक्रेटरी जनाब एहसान अली साहब, हमारे हॉस्टल के सीनियर बड़े भाई जनाब मंसूर अहमद साहब, चौधरी सईद साहब, सईदुर रब साहब, एक और नाम इस शहर का है जो मुखलिस हैं, जिन्होंने हम लोगों के इस कॉन्सेप्ट को सुना। इन बच्चों ने बड़ी मेहनत की है, हमारे जूनियर बच्चे हैं, आरिफ साहब और इनकी पूरी टीम को मुबारकबाद है इसके लिए। जनाब ज़ोहा बिन इस्लाम साहब जो समीरा होटल के मालिक हैं, वो किसी वजह से स्टेज पे आके बैठना नहीं चाह रहे हैं, उनका भी यहाँ पे खैर मुकदम है, तहे दिल से उनका शुक्रिया अदा करते हैं हम लोग। और ज़्यादा वक्त न लेते हुए जनाब फरमान नकवी साहब को सदारत के ओहदे के लिए यहाँ पे मैं आवाज़ देना चाहता हूँ। मैं चाहता हूँ कि स्टेज से कोई साहब आके उसका समर्थन करें, उसका। हाँ, जनाब सईदुर रब साहब आ रहे हैं समर्थन के लिए। मैं इसकी टाइप करता हूँ। जनाब फरमान अली नकवी साहब बैठा दीजिए। इरफान साहब का कि बराए करम स्टेज पर तशरीफ़ लाएँ और यहाँ पर बैठें। डिप्टी SP LIU जनाब मोहम्मद इरफान साहब। सर मैं साथ ही मैं आवाज़ दूंगा जनाब बाबर अली साहब को कि
कि बराए करम स्टेज पर आएं और यहाँ तशरीफ रखें। अब मैं सबसे पहले आज के इस महफिल के सदर मोहतरम साहब के लिए गुलदस्ता देकर के उनका खैर मकदम करने के लिए इनवाइट करना चाहता हूं यहाँ पर जनाब तनवीर अहमद साहब को। मैं अपने नाम के रूप में यहाँ पर इनवाइट करना चाहूँगा जनाब एम एस पार्वती साहब को, डायरेक्टर IDMS कॉलेज को, तो डायरेक्टर स्टेज पर आए और आज के भी गेस्ट मोहतरम जनाब इसमें आसिम साहब को गुलदस्ता देकर के उनका खैर मकदम करें आपसे कि वो गुलदस्ता देकर के आज के गेस्ट का खैर मकदम करें। मैं जनाब अब्दुल मजीद साहब को इन्वाइट करता हूँ कि यहाँ पर आकर के हमारे स्पेशल गेस्ट मोहतरम जनाब प्रोफेसर सैयद साहब को गुलदस्ता देकर के बुके देकर के उनका खैर मकदम करें। मैं इन्वाइट करना चाहता हूँ उनका खैर मकदम करें। जो मोहतरम जनाब रहमान साहब को गुलदस्ता देकर के उनका खैर मकदम करें। मैं अब इन्वाइट करना चाहूँगा यहाँ पर जनाब मेहदी हसन साहब को स्टेज पर आए। मैं यहाँ पर इन्वाइट करूँगा जनाब बाबर अली साहब जो चौधरी सईद अहमद साहब को गुलदस्ता देकर के उनका खैर मकदम करें। चौधरी सईद अहमद साहब को गुलदस्ता देकर के उनका खैर मकदम करें। मैं इन्वाइट करूँगा जनाब मोहम्मद रईस साहब को कि वो परवेज रिजवी साहब को गुलदस्ता देकर के उनका खैर मकदम करें। और मैं यहाँ इन्वाइट करूँगा खैर मकदम करें। मैं इन्वाइट करूँगा जनाब अब्दुल मजीद साहब को, अब्दुल मजीद साहब तो मोहतरम जनाब जोहाब इस्लाम साहब को गुलदस्ता भेंट करके उनका खैर मकदम करें। मैं इन्वाइट करना चाहूँगा जनाब मसूद अहमद साहब को, मसूद साहब तो स्टेज पर आए और जनाब मोहम्मद रईस साहब को गुलदस्ता भेंट करके उनका खैर मकदम करें। मैं फिर से उनका खैर मकदम करें। स्टेज पर आए और जनाब खुर्शीद साहब को गुलदस्ता भेंट करके उनका खैर मकदम करें। जनाब मोहम्मद वकील साहब को कि बराए करम स्टेज पर तशरीफ लाएं और बाबर अली साहब को गुलदस्ता भेंट करके उनका खैर मकदम करें। वो सभी मेहमानों की अपने मेहमानों का खैर मकदम। ऑनरेबल प्राइम मिनिस्टर साहब यूनाइटेड नेशंस को जब संबोधित कर रहे थे तो उन्होंने ये बात कही थी कि पूरी दुनिया में जो पीस कीपिंग मिशन है, जो शांति स्थापना के लिए मिशन चलाए जा रहे हैं, उसमें हिंदुस्तान की फौजें सबसे ज़्यादा मुल्कों में काम कर रही हैं और सबसे ज़्यादा सालों से काम कर रही हैं।
उसकी तायीद में उन्होंने ये कहा कि जो लोग काम कर रहे हैं, जो ज़मीनी तौर पर हमारे लिए संघर्ष कर रहे हैं, यूनाइटेड नेशन के मिशन को कामयाब बनाने के लिए जो इंसान जद्दोजहद कर रहा है हकीकी तौर पर, उसका पार्टिसिपेशन पॉलिसी मेकिंग में भी होना चाहिए। अगर इन चीज़ों के लिए जो आज का वक्त गुजरा है वो वक्त बहुत हो चुका है, अब हमें उसकी इंतज़ार की ज़रूरत नहीं है, अब उसमें इंतज़ार नहीं किया जा सकता है। और अगर आप सिर्फ किसी से काम लेते रहेंगे और पॉलिसी में उसका कोई पार्टिसिपेशन नहीं रहेगा, आप मनमानी तरीके से नीतियां बनाते रहेंगे, वो चीज़ें लागू होती रहेंगी, तो कहीं ना कहीं ये चीज़ें सेटिस्फैक्ट्री नहीं होती हैं, वो चीज़ें तसल्ली और सुकून बख्श नहीं होती। उस तवज्जुह से मैं अपनी बात को भी जोड़ना चाहता हूँ कि आज की इस मौजू पर जो चीज़ें हैं, हिंदुस्तान में इतना बड़ा तबका माइनॉरिटी का है, माइनॉरिटी के लिए ये बातें सही हैं कि कहीं न कहीं हमारी काहिली, कहीं न कहीं हमारी एक तरीके से सुस्ती, कहीं न कहीं संघर्ष करने की हमारी जो निजी दिशा है, जो हमारा अपना स्ट्रगलिंग पावर है, ये चीज़ें कम होना, ये चीज़ें पशेपुष्ट होना, ये एक वजह है। लेकिन कहीं कहीं पर इस तरह का कॉन्फ्लिक्ट है, इस तरीके की चीज़ें भी निकल करके आती हैं कि जो पॉलिसी है, जो चीज़ें इम्प्लीमेंटेशन के व्यू में हैं, उससे भी चीज़ें क्लैश करती हैं, उससे एक हितों का संघर्ष, एक हितों का टकराव पैदा होता है और आपके लिए मौके और हमारे लिए ज़राए जो बहुत महदूद हो जाते हैं। तो इस कैनवस को लंबा करने के लिए, इस बात की मज़ीद वजाहत के लिए बहुत सारे लोग यहाँ पर तशरीफ़ रखते हैं और आज इस मौजू पर हमारे यहाँ इस फंक्शंस में सदारत कर रहे जनाब से फरमान नकवी साहब और चीफ गेस्ट मोहतरम जनाब एस एम काज़मी साहब और उनके साथ तशरीफ़ रखने वाले बहुत सारे जो स्पेशल गेस्ट हैं, ये सारे लोग अपने अपने फील्ड के ऐसे लोग हैं जो किसी तारुफ और किसी परिचय के मोहताज नहीं हैं। इन्होंने अपनी ज़िंदगी में अपने तरीके से जिस बात को आज हम इनिशिएट करना चाहते हैं, जिस बात की आज हम वजाहत चाहते हैं, जिस बात की आज हम यहाँ तौसीह चाहते हैं, वो उस काम में, उस मिशन में वो बहुत पहले से लगे हुए हैं। और यही वजह है कि जब उनको इस एसोसिएशन की तरफ से इस कोशिश के बारे में बताया गया तो उन्होंने इस बात पर तसल्ली भी दी और यहाँ पर मौजूद रहने के लिए अपना कीमती वक्त देने की भी अपनी कंसेंट दी, सहमति दी। उसके लिए फिर से एक बार उन सभी लोगों का खैर मकदम है, वेलकम है और स्वागत है।